नमस्ते दोस्तों। हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन भी स्टूडेंट्स ने इस बार हिमाचल प्रदेश मेंस का जो एग्ज़ाम दिया है, मैं आशा करती हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। हाँ, कुछ थोड़ा सा कठिन था। जो गद्यांश जो दिया गया था थोड़ा सा कठिन था। उसमें जो शब्दावली थी वो थोड़ी सी कठिन थी। बट मैं फिर भी आशा करती हूँ कि जो कविता थी उसकी भाषा इतनी भी कठिन नहीं थी और पेपर आप सभी का काफ़ी अच्छा गया होगा। तो इसी आशा के साथ हम थोड़ा सा ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको अपनी तरफ से इसका थोड़ा सा जो है सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर सकें, ट्रेंड आपको बता सकें कि पिछली बार जो है एग्जाम्स थे मेंस के वो कैसे आते थे, इस बार जो ट्रेंड है उस साथ कंपैरिजन कि पेपर जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए या नहीं, या बिल्कुल वैसा ही था। तो वही चीज़ हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर है 7814622609। हमारी ईमेल आईडी है civilstepphimachal@gmail.com और हमारी वेबसाइट है www.civilstepphimachal.com। तो यहाँ ये जितने भी आपके पास फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप हमारे बारे में जान सकते हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में, कोर्सेज कौन कौन से हम आपको ऑफर करते हैं वो आप जान सकते हैं। या अगर आपकी कोई क्वेरी भी है, कोर्स आपको नहीं लेना है, कोई वैसे क्वेरीज हैं, गाइडेंस चाहिए, उसके लिए भी आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो फिर सबसे पहले तो हम ट्रेंड की ही बात कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने 2017, 18, 19, 20 पिछले जो 4 साल हैं, मतलब ये तो इस साल का हुआ आपका जो लास्ट वन है। इसमें अगर आप देखेंगे कन्वर्जन ऑफ पैराग्राफ जो हमेशा आता ही आता है, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है, 20 मार्क्स का आता था वही आया है हमेशा से। गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या 10 मार्क्स की आती रही है हमेशा से, वही आई। जो निबंध लेखन है वो 30 मार्क्स का आता रहा है, वही आया इस बार। लेकिन एक चीज आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी होगी, निबंध लेखन अगर आपने देखा होगा वहां पे शब्द सीमा हमेशा दी होती है। कभी कभी 800 शब्द दिए होते हैं, कभी कभी 500 शब्द दिए होते हैं। इस बार केवल 350 शब्द थे। 350 शब्द। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ 350 शब्द लिखने से। और उसमें भी जो निबंध हैं, अगर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कोई इतने ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं थे जिन पे आप कुछ भी ना लिख सकें। बिल्कुल रीसेंट टॉपिक्स थे। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे वीडियोस देखे होंगे पहले के, या फिर जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है और जिन्होंने ये वाला पेपर दिया, उन सभी को पता होगा कि हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि कोरोना उस पर 100% श्योर निबंध आएगा ही आएगा, किसी भी सूरत में आए, किसी भी तरीके से आए। और ऑनलाइन शिक्षा, क्योंकि कोरोना में जैसे स्कूल ऑफिस सब बंद हो गए थे, तो ऑनलाइन शिक्षा कितनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी हर जगह, पूरे विश्व में बल्कि। और मैं आशा करती हूँ कि निबंध में जिन भी स्टूडेंट्स ने जैसे निबंध लिखा है, कोई भी विषय हो आपका, आपको केवल एक देश, एक प्रदेश, एक जाति वहां तक सीमित नहीं रहना होता। ठीक है ना, आपको वहां पर दिखाना होता है कि आपकी जो सोच है उसका विस्तार कितना ज्यादा है। तो जैसे बाई चांस जिन्होंने कोरोना पर लिखा है या ऑनलाइन शिक्षा पर लिखा है या किसी पर भी लिखा है, उसमें आपको पूरे वैश्विक स्तर पर बताना था। तो जहां पर भी आप ये कुछ कुछ चीजें लिख देते हैं, जैसे कि शब्द सीमा केवल 350 शब्द थी, तो 350 शब्द का मतलब ये नहीं है कि अब आप फालतू के उसमें उदाहरण देते रहें, फालतू की एक्सप्लेनेशन देते रहें। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना था कि ये महामारी है, इतने सालों बाद आई है, इससे इसने पूरे विश्व में इतनी तबाही मचाई है, किस प्रकार से दूसरे देश प्रभावित हुए हैं। फिर आपको भारत की उपलब्धियां गिनानी थी कि चाहे भारत में भी इससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत हानि हुई है, लेकिन इतने बड़े जैसे देश में जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो वहां पर भारत ने फिर भी इस महामारी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण पाने में सफलता प्राप्त की है। क्योंकि जैसे जो दूसरे देश से उनकी जो आबादी है वो भारत की तुलना में कितनी कम है, फिर भी वहां पर कितनी, मतलब जो मृत्यु दर थी कितनी ज्यादा थी। और उसकी तुलना में भारत में कितनी कम थी मृत्यु दर। साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि कोई भी देश इतनी जल्दी अच्छी वैक्सीन नहीं बना पाया, जबकि जो विश्व का जो सुरक्षा परिषद है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप मेंशन कर सकते थे अगर आपको प्रॉपर फिगर्स नहीं पता थी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि पेपर में जो निबंध आएगा वो रिसेंट टॉपिक से ही आएगा। और 30 मार्क्स, सोचिए, छोटे नहीं होते हैं मार्क्स एकदम से। 30 में से अगर आप ये कुछ कुछ चीजें भी लिख देते तो कम से कम 22-23 मार्क्स तो आपको यूं ही मिल जाते। फिर देखिए वाक्य शुद्धि जो है वो 2017 और 18 में तो आया था, लेकिन अभी लास्ट 2 ईयर से नहीं आया है। फिर मुहावरे लोकोक्तियां तो हमेशा ही आता है, लेकिन अंतर बस क्या था, 2017 में 20 मार्क्स का आया था, लेकिन अभी कुछ सालों से वो 5-4 मार्क्स का इतना आ रहा है। उसके बाद फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो भी देखिए, वो भी हमेशा से आता रहा है, इस बार भी आया था।
अंग्रेजी के शब्द, आपको अंग्रेजी के शब्द दिए हैं, आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना है, वो मुझे लगता है कि एग्जामिनर समझ चुके हैं कि वो कन्वर्जन ऑफ पैराग्राफ में इंक्लूड हो जाता है, तो वो पिछले 3 सालों से ऐसा नहीं आया है। बाकी देखिए व्याकरण के इतने सारे जो विषय हैं, संधि विच्छेद, वर्तनी के ऊपर प्रश्न आता ही आता है, मैंने हमेशा कहा था कि इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। दूसरा आपका उपसर्ग प्रत्यय, संधि विच्छेद, काव्य रस, हिंदी के शब्द तत्सम तद्भव, उन पर प्रश्न आता ही आता है, तो एक एक मार्क्स के ये प्रश्न भी आए थे। तो आई गेस जो ट्रेंड है वो काफी हद तक ये देखिए सेम ही था, बल्कि अगर आप इन 2 सालों को कंपेयर करेंगे कितने हद तक सिमिलर था ट्रेंड। तो मैं आशा करती हूँ कि आप व्याकरण पर भी ध्यान देंगे, साथ ही साथ वाक्य निर्माण, हिंदी में वाक्य निर्माण क्या होता है, स्टूडेंट्स विचार तो बहुत लाते हैं अपने मन में, हमारे माइंड में बहुत अच्छी अच्छी थॉट्स होती हैं, लेकिन उसे हिंदी भाषा में लिख पाना एक अलग एक चुनौती होती है। और ये आप माने ना माने, आपको लगेगा हिंदी हमारी मातृभाषा है, क्या जाता है, बहुत इजीली हम लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपको इसका काफी अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो चलिए अब सीधे पेपर के सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। ये हम आपके साथ डिस्कस कर ही चुके हैं कि 350 शब्द दिया गया था, और 350 का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब 400 तक नहीं लिख सकते, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे 370 शब्द हो जाए, हम गिनने तो नहीं बैठेंगे, लेकिन एक आइडिया होता है, तो उस अकॉर्डिंगली उतने में लिखना था। और देखिए वही कोविड-19 के वैश्विक प्रभाव, ऑनलाइन शिक्षा, और यहाँ पर वैश्विक लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे वैश्विक ना भी लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता कोविड-19 के प्रभाव, कोविड-19 महामारी के प्रभाव, तब भी आपको वैश्विक स्तर पर जाकर सोचना था, सोच को विस्तार देना है आपको निबंध लिखने में। फिर डिजिटल इंडिया, सारे रिसेंट टॉपिक्स, ठीक है ना, तो ये 3 टॉपिक आए थे, चॉइसेस बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन आई गेस जितनी कम चॉइसेस होती हैं कंफ्यूजन उतनी कम होती है। आगे देखिए जो 4 मुहावरे लोकोक्तियां आई थी, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहित भुजंग, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आंख की पुतली होना, गढ़ फतेह करना। तो आई गेस सेकंड और फोर्थ तो बहुत ही सिंपल थे, जो आप आसपास सुनते रहते हैं। फर्स्ट भी मुझे लगता है स्कूल में तो हमेशा ये दोहा था ही था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम के दोहे थे कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहित भुजंग, कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अगर बुरे व्यक्तियों के बीच में भी रहे तभी वो अच्छा ही बना रहता है। उसी प्रकार जो चंदन का पेड़ होता है उसके आसपास वो बहुत ठंडा होता है, उसकी महक होती है बहुत अच्छी, तो उसके आसपास हमेशा जो सांप होते हैं वो लिपटे रहते हैं, लेकिन तब भी जो चंदन की शीतलता है, उसकी जो महक है वो कम नहीं होती। तो इसका आपको अर्थ पहले तो सही लिखना, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना, ये दोनों भिन्न चीजें होती हैं। तो देखिए इसका उत्तर कि इसका अर्थ था कि बुरी संगत में रहकर भी अच्छाई ना छोड़ना। उसी प्रकार इसका वाक्य में प्रयोग, अब यहाँ पर वाक्य में प्रयोग का मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। कभी कभी स्टूडेंट्स जो हैं वो वाक्य प्रयोग ना इतना साधारण करते हैं, छोटा सा बस करते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। ये मुहावरे लोकोक्ति पर डिपेंड करता है। अब जैसे है आंख की पुतली होना, इसका मतलब था अत्यधिक प्रिय व्यक्ति। अब इसमें एक छोटा सा था कि मोहन केवल अपनी माता का ही नहीं अपितु पूरे परिवार की आंख की पुतली है, मतलब कि सिर्फ माँ ही उसे प्यार नहीं करती, पूरा परिवार उसे जान से ज्यादा प्यार करता है। इसके लिए इतना काफी था। लेकिन अब जैसे ये वाला वाक्य था, मुहावरे में का वाक्य प्रयोग इसलिए किया जाता है कि एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप उसको आम अपने साधारण जीवन में किस प्रकार से प्रयोग कर पाते हैं या नहीं। देखिए रमेश के परिवार में सभी सदस्य गरीबों को केवल घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसके विपरीत रमेश ने न केवल गरीबों की सदा सहायता की अपितु उनके हित के लिए प्रशासन से बात भी की है। इसे ही कहते हैं चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहित भुजंग। तो इस प्रकार से वाक्य अगर थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो चिंता मत करिए, लेकिन मीनिंग आपका क्लियर होना चाहिए, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। उसी प्रकार से ये चारों मुहावरे थे। फिर संधि विच्छेद की अगर हम बात करें, संधि विच्छेद में वैसे तो इतने नियम होते हैं, अगर आप बुक देखेंगे और बुक में से याद करने जाएंगे संधि विच्छेद के नियम, फिर तो हो गया आपका काम। और इसीलिए हमने कोर्स में भी और वैसे भी जैसे हम लाइव सेशन वगैरह लेते रहते हैं, वहां पर भी स्टूडेंट्स को कुछ कुछ ट्रिक्स बताई थी कि कैसे आप जो संधि विच्छेद है उसे 1 सेकंड में पहचान सकते हैं। अब जैसे है परमेश्वर, अब यहाँ पे वैसे तो ये बना है 2 शब्दों से, परम और ईश्वर। परमेश्वर में आपको एक शब्द तो पता है कि ईश्वर आएगा ही आएगा, और अगर ई से ए बन रहा है तो दैट मीन्स दूसरा जो शब्द है वो अ या आ पर खत्म होना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको अभ्यास से भी पता चलती हैं, हमने भी आपको बताई हैं। तो ये देखिए इनका जो सही उत्तर है, परमेश्वर का था परम जमा ईश्वर, रसायन का था रस जमा अयन, सूर्योदय का था सूर्य जमा उदय, नाविक का था नौ, नौ जमा इक। अब यहाँ पे नो नहीं था, छोटे ओ की मात्रा नहीं, बड़े औ की मात्रा औ, नौ जमा इक। फिर गीतांजलि, गीत जमा अंजलि, अधोगति,
अधः जमा गति, व्यंजन संधि थी यहाँ पे अधो जमा गति नहीं, अधः विसर्ग था यहाँ पर। दिवसावसान, तो ये दिवस जमा अवसान, और देहातीत देह जमा अतीत, ये था सही संधि विच्छेद। फिर आते हैं उपसर्ग प्रत्यय पर। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद और उपसर्ग प्रत्यय में ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ कंफ्यूज होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर एक और भी चीज थी। अब जैसे उपसर्ग है, कभी कभी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि उपसर्ग कहते किसे हैं, शब्द के आगे लगने वाले को कहते हैं या पीछे लगने वाले को कहते हैं। और इसीलिए एग्जामिनर भी चालाक है, उन्होंने भी स्पेशली पूछा हुआ है कि इन चारों शब्दों में आपको उपसर्ग बताना है। अब क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे अलंकार है, वो ना केवल इतना लिख कर आ गए, अलम जमा कार। अब आपको ये तो बताना है ना कि अलम जमा कार में से उपसर्ग कौन सा है, आपको ये स्पेसिफाई करना था। तो इसलिए याद रखिए कि सिर्फ इसका संधि विच्छेद करके आने से कुछ नहीं होगा, बताना होगा आपको कि इस शब्द में उपसर्ग है अलम। तो इसलिए यहाँ पे अलम उपसर्ग था। फिर अध्यापक में अधि जमा आपक, अधि उपसर्ग था। अब दुर्लभ, अब इसका अगर संधि विच्छेद होता दुर्लभ का तो क्या होता, दुहु जमा लब, दुर्लभ, दुहु विसर्ग संधि। लेकिन जब आप इसका उपसर्ग लिखते हैं, उपसर्ग में आप दुहु नहीं लिखेंगे, वो संस्कृत उपसर्ग हो जाता है थोड़ा। यहाँ पे आप लिखेंगे दुर, द को छोटे उ की मात्रा और र के नीचे हलंत, यानी कि आधा र है। तो दुर, जैसे दुर्व्यवहार, दुर्जन, उसी प्रकार है दुर्लभ, तो दुर उपसर्ग है। और प्रतीक्षा में प्रति, त को छोटी की मात्रा, तो प्रति उपसर्ग है इसमें। उसी प्रकार इसमें भी वही करना था आपको। प्रत्यय, मानसिक में इक प्रत्यय, भिड़ंत में अंत प्रत्यय, गवैया में एया प्रत्यय। अब जैसे हम बोलते हैं गवैया, तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इसमें जो प्रत्यय वो ईया है, ईया नहीं आएगा, एया आएगा, क्योंकि गवैया में ये देखिए ए की मात्रा है, ये आएगा बड़ा ए। उसी प्रकार बैठक, अब बैठक में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है, इवन इंटरनेट पे भी एक दो जगह गलत दिया हुआ है कि अक प्रत्यय है, अक प्रत्यय नहीं है, क्योंकि बैठ जमा अक अगर होगा तो वो तो बैठाक हो गया, अ जमा आ होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रत्यय है वो क होगा, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना था। ये इसका सही उत्तर है। अब है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है उसमें जैसे जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, हम कहते हैं ना हमारे देश में विभिन्न दर्शनीय स्थल हैं। जो व्यतीत हो गया हो, अतीत। धरती और आकाश के बीच का स्थान, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने कई बार गलती हो सकता है की हो, क्षितिज, उन्होंने आंसर लिख दिया हो क्षितिज, जबकि ऐसा नहीं है। क्षितिज का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर आसमान और जमीन मिलते नजर आए, या समंदर और आकाश मिलते नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर है धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, वो होता है अंतरिक्ष या अधर। और पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। अब हो सकता है कुछ ने यहाँ पर अनुयायी लिखा हो, अनुयायी भी उतना गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिए पीछे पीछे चलने वाला। अब पीछे पीछे, अब जैसे कहते हैं ना कि अनुकरण करना, कि तुम मेरे पीछे पीछे बोलो, यानी कि अनुकरण करना, वहां से अनु उपसर्ग आपको याद होना चाहिए। और गामी, गमन, हम कहते हैं ना यहाँ से गमन कर लिया उन्होंने, गमन का मतलब होता है जाना, तो पीछे पीछे चलने वाला या पीछे पीछे जाने वाला अनुगामी। तो एक्चुअली सही शब्द जो था वो ये था, तो ये इसका सही उत्तर है। फिर आते हैं शुद्ध वर्तनियों पर। तो ये देखिए इन सभी के तिरस्कार नहीं होता, तिरस्कार होता है। आशीर्वाद इस प्रकार नहीं, इस प्रकार लिखा जाता है, वा के ऊपर र की मात्रा आती है आधी। कुमदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। फिर आकस्मिक नहीं होता, आकस्मिक होता है। और मैंने बताया था ना वर्तनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका शुद्ध उच्चारण। जब तक आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी हिंदी में, तब तक आपका जो स्पेलिंग्स हैं वो सही नहीं हो सकते। तो जब आप अपना उच्चारण शुद्ध करेंगे, आपकी वर्तनी अपने आप शुद्ध हो जाएगी। तिलांजलि नहीं होता, तिलांजलि होता है। और उसी प्रकार निस्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है। ऐच्छिक नहीं होता, ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक। और महात्मय नहीं होता है, महात्मय होता है, महात्मय। तो आधा आना था। फिर देखिए शब्द युग्म के प्रश्न तो बहुत समय से आ ही रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो अगली बार भी चांस जरूर है कि आएगा ही आएगा। तो अक्ष और अक्षी, अब जैसे कभी कभी हमें अक्षी का तो हमें काफी हद तक पता होता है, अक्षी कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, आंख को कहते हैं। लेकिन अक्ष में अगर आपको ना याद ना आ रहा हो तो याद करिए रुद्राक्ष। जैसे रुद्राक्ष है तो अक्ष, तो पहिया, चक्र, वहां से याद करिए अक्ष।
फिर निर्माण और निर्वाण, निर्माण का मतलब होता है बनाना, कंस्ट्रक्शन। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष या मुक्ति, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अभिराम का मतलब होता है मोहक, प्रसन्नता या फिर आराम। भिन्न भिन्न अर्थ हैं। और अविराम, अविराम, विराम मतलब रुक जाना, और अविराम मतलब बिना रुके, लगातार, निरंतर। तो सॉरी, लगातार नहीं, लगातार, इस प्रकार से। तो यहाँ तक आई गेस क्लियर है आपको। कृपण का मतलब कंजूस या लालची, और कृपाण का मतलब होता है तलवार। तो ये इसके सही उत्तर थे। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर सकते हैं। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, समान दिखने वाले निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा किन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अब हो सकता है स्टूडेंट्स ने अपना टाइम वेस्ट किया हो वाक्य में प्रयोग करके, और हो सकता है वहां पे वर्तनी की गलती की हो, ठीक है ना, वहां पे नंबर कट गए हो। तो अननेसेसरी चीज नहीं लिखनी है। कभी कभी पूछा जाता है संज्ञा के दो प्रकारों के तीन तीन उदाहरण दो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दो प्रकारों की बजाय जितने प्रकार हैं, पांचों प्रकार सबके लिखाते हैं। क्यों लिखना है एक्स्ट्रा, गलती हो सकती है ज्यादा लिखने से। जितना पूछा गया है पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, जिसमें 6 पार्ट्स थे, एक एक नंबर के थे सब। अन्न जल और कपीश्वर में कौन से समास हैं। तो देखिए अब आप ना स्कूल लेवल पर नहीं है, अब ये जिस लेवल पर आप हैं उसमें उत्तर किस प्रकार लिखा जाता है ये आपको देखना है। अन्न जल अर्थात अन्न और जल में द्वंद्व समास है। और कपीश्वर अर्थात कपियों, वानरों के ईश्वर हैं जो, अर्थात हनुमान, जिसमें एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, वहां बहुव्रीहि समास है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थी। अब यहाँ पर ये है स्त्रीलिंग, और कवि जो है वो है पुल्लिंग, तो कवि नहीं कवित्री, ये आना चाहिए था। तो इसका हमें शुद्ध रूप लिखना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवित्री थी। फिर है श्रृंगार और अद्भुत रसों के स्थायी भाव लिखे। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आई गेस 1 मिनट लगेगा आपको एक बार रिवाइज करने में, पढ़ने में। इस बार हमेशा मैंने देखा है 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, प्रेम एवं अनुराग, और अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। वैसे लेकिन दुखद बात है कि यहाँ पे इन्होंने श्रृंगार के जो वर्तनी है गलत लिखी हुई है। ये नहीं होती है, इसकी वर्तनी यही होती है, क्योंकि यहाँ पे आधा श और री का स्वर होता है, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो तो अपने आप में पहले से ही श्र है, तो वो श्रृंगार के साथ फिर री का स्वर मतलब व्यर्थ है, एक्स्ट्रा ही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। आगे देखिए, यमुना और वरदान शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द। यमुना को हम कालिंदी भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं। वरदान को आशीर्वाद, उपहार, आशीष कुछ भी कहा जा सकता है। फिर कपूत और कंगन शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, तत्सम तद्भव के प्रश्न आते ही आते हैं। कपूत का कुपुत्र और कंगन का कंकण, ये है इसका तत्सम रूप। फिर नश्वर और ज्येष्ठ के विलोम शब्द, तो नश्वर का आएगा अनश्वर या चिरंतन, सॉरी चिरंतन, तो ये आ सकता है। और ज्येष्ठ का आएगा कनिष्ठ। तो आई गेस यहां तक आपको सभी जो उत्तर हैं वो अच्छे से स्पष्ट हैं। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, पद्यांश और गद्यांश की व्याख्या पर। तो हमने आपको हमेशा से कहा था कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसको कैसे फॉलो करना चाहिए। और पोयम भी जो थी उसमें आप अगर देखेंगे, पोयम जो कविता थी इतनी ज़्यादा कठिन शब्दावली नहीं थी उसकी, लेकिन एक थोड़ा सा शब्द जहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे आप, प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत। प्रकृति प्रच्छन्नता, प्रच्छन्नता का मतलब प्रसन्नता नहीं होता है, प्रच्छन्नता का मतलब होता है गोपनीयता, उसके रहस्य, जो छिपाव होता है, जो छिपी हुई चीजें होती हैं, कि जो प्रकृति की जो रहस्य है मनुष्य ने उसे भी जीत लिया, कि प्रकृति के सारे राज खोल कर रख दिए। सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत। अब यहाँ पे सिंधु का मतलब एक स्पेसिफिक नदी नहीं, सिंधु का मतलब कि समंदर से लेकर आसमान तक, मतलब धरती से लेकर आसमान तक सबको भयभीत कर रखा है मनुष्य ने, सब पर अपना राज जमा लिया है। सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय। निज बुद्धि मतलब कि अपनी, निज मतलब होता है अपना, कि पूरी सृष्टि को अपनी बुद्धि से मनुष्य ने अपने कब्जे में कर लिया है, जीत लिया है। चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय। परमाणु का भी मतलब जैसे कहते हैं कि जो सबसे महान जो अस्त्र वगैरह था उसके से भी आगे निकल गया मनुष्य। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय। अब ध्यान रखिए, अगर पवमान का मतलब आपको नहीं भी पता, तब भी अगर ये है पवमान में उड़ता हुआ, बुद्धि के पवमान में, तब या तो आप कहाँ कहाँ पर उड़ सकते हैं, या तो आसमान में उड़ सकते हैं या हवा में ही उड़ सकते हैं मोस्टली, तो इसलिए इसका मतलब ये था हवा।
कि बुद्धि की जो हवा है, आंधी जो है, उसमें उड़ते हुए असहाय। अब असहाय क्यों, वो आगे पता चलेगा। और कभी भी कविता की जो व्याख्या है, पूरी कविता पढ़े बिना मत लिखिएगा, क्योंकि कविता शुरू होती है तीर घाट से, खत्म होती है मीर घाट पे। शुरू होती है पूरब में, खत्म होती है पश्चिम में। तो कविता खत्म होते होते उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो इसलिए कविता को हमेशा आपको पूरा पढ़ना चाहिए, फिर उसका भावार्थ और व्याख्या लिखनी चाहिए। जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरूपाए, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यदि यही नहीं ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। तो देखिए, अंतिम पंक्ति से आपको सब कुछ पता चल गया। और क्या मुश्किल था इसमें कि लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या अर्थ, कि मतलब अगर आपको इन सब चीजों का मतलब ना भी पता होता, तो जो अंतिम की दो पंक्तियां हैं कि लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। यहीं से आपको पता चल गया कि अल्टीमेटली इस पोयम में क्या था, कि साइंस की हेल्प से, विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने पूरी सृष्टि को मतलब अपना दास बना लिया है, ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली है, सारे रहस्य खोल कर रख दिए हैं सृष्टि के। ठीक है ना, हर चीज का जो है मनुष्य ने मतलब कोई ना कोई हल निकाल ही लिया है, और वो नित हर दिन नए नए आविष्कार करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि मनुष्य को ये नहीं पता कि उसका अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है। आज वो ये आविष्कार करता है, फिर और आविष्कार करता है, फिर और आविष्कार, वो आविष्कार तो करता जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होता है, संतोष पाना। अब अगर आप कोई अचीव करते हैं कोई चीज, तो उसमें आपका मोटिव क्या होता है, कि शायद से पॉपुलर होना या मनी, क्या कहते हैं, पैसा कमाना। लेकिन पैसा कमाना और फेम के पीछे भी अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि आपके मन को सुकून मिले, मन को शांति मिले, प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, जीवन खुशहाल हो। तो अल्टीमेटली हम जो हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, जीवन में प्रसन्नता, मानसिक संतोष, शांति, उसे हम भूलकर पागलों की तरह अंधे बनकर आविष्कार पर आविष्कार करते जा रहे हैं, प्रगति करते जा रहे हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं हम अपनी मानसिक शांति भी खोते जा रहे हैं। तो अगर हमें अपना जीवन का लक्ष्य ही मालूम नहीं, अगर इन सब के बावजूद, इतना परिश्रम करने के बावजूद, इतनी बुद्धि का प्रयोग करने के बावजूद, अगर हम मानसिक सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सभी व्यर्थ है। अल्टीमेटली आपको इस पूरी व्याख्या में ये लिखना था। तो अब देखिए प्रसंग में, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमने आपको व्याख्या नहीं दी हुई, प्रसंग और भावार्थ और विशेष कुछ दिया हुआ है, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि कैसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही प्रसंग और यही व्याख्या मतलब एज इट इज आपको लिखनी है, आप अपने एंड पर भी लिख सकते हैं। हमने सिर्फ आपको एक तरीका बताया है। और इसमें एक और चीज है कि जैसे आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स नहीं है सच, तो आपको हर कविता का पता नहीं होगा कि कौन कवि है, कौन सी कविता है। तो यहाँ तक जो मैंने लिखा है, ये जरूरी नहीं आप इसे लिखें, ये सिर्फ मैंने एक एक्स्ट्रा लिखा है। जिनको पता हो कि प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। इस कृति में ऐसे महायुद्ध के सभी कारण और उनके निवारण पर गहन चिंतन प्रकट किया गया है। अब जिसको नहीं पता वो अगर ये इतना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मुख्य आपको क्या लिखना है, यहां से कवि के अनुसार मनुष्य ने बुद्धि और विज्ञान के बल पर इतनी उन्नति कर ली है कि प्रकृति के हर रहस्य को खोलकर रख दिया है, परंतु जीवन की विडंबना है कि इसके बाद भी मनुष्य को मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाई। यहाँ मनुष्य की उद्देश्यहीनता और लालसा को प्रकट किया गया है। आपको प्रसंग में केवल इतना लिखना है, एक इंट्रो देना है कि अल्टीमेटली इस पोएम में लिखा क्या हुआ है। फिर व्याख्या आपको एक एक पंक्ति करके अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, क्या दिया है, इसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, वो सब बताना है। भावार्थ, अब भावार्थ एक बार देखिए, यद्यपि मनुष्य नए वैज्ञानिक उपलब्धियों के ने सॉरी यद्यपि मनुष्य ने, नए नहीं ने, वैज्ञानिक आविष्कारों के अंबार लगा दिए हैं, पूरे ब्रह्मांड को अपनी बुद्धि से अपने नियंत्रण में ले लिया है, परंतु यह केवल मनुष्य का भ्रम है कि वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन गया है। प्रकृति अब भी मनुष्य से कई गुना अधिक शक्तिशाली है, और इसका जीवंत उदाहरण वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना है। तो देखिए, आपने आधुनिक जीवन से भी इसे जोड़ दिया। तो जहां पर आप अपनी व्याख्या को उस तरीके से रियल लाइफ से रिलेट करके दिखाते हैं ना, वहां पर एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक सकारात्मक सोच के साथ वो आपका बाकी का जो है उत्तर वो पढ़ता है, समझता है, और मार्क्स आपको कंपेरेटिवली अच्छे मिलते हैं। ये कोई ऐसा मैं नहीं बोल रही, ये इट्स अ रियलिटी। ये सच है कि जब सकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है ना एग्जामिनर पर, तो जहां पर वो आपको 10 में से 4 मार्क्स देना चाहेगा, वो 6 ही मार्क्स देगा, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ा कर देगा।
तो इसलिए कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जहां एक छोटे से कीटाणु का मनुष्य समाधान खोज नहीं पा रहा और मनुष्य की समस्त शक्तियां मिलकर भी उसके पतन को रोक नहीं पा रही, और अब तक असंख्य लोग इस महामारी की चपेट में आकर मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए मनुष्य को समय रहते समझ लेना होगा कि उसकी वास्तविक जीत स्वयं के मन को प्रसन्नता, स्वस्थ जीवन और खुशहाल वातावरण देकर ही हो पाएगी। इसलिए उसे मानवता के गुणों को अपनाकर प्रकृति और उसके सभी तत्वों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसे अपने अधीन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये इसका भावार्थ निकला। तो आई गेस यहाँ पर आपको ये जो चीज है वो थोड़ी क्लियर हो गई होगी। फिर अब क्या है कि शब्दार्थ आप लिख दीजिएगा, जो जो वर्ड आपको पता है उनके मीनिंग पता है वो लिख दीजिएगा, नहीं पता तो मत लिखिए शब्दार्थ, ठीक है ना। फिर आता है विशेष। ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो इससे भी आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। विशेष में क्या है, जैसे इस कविता के बारे में कि भाषा सरल है, तरल है और भावानुकूल है, इमोशनल करने वाली है थोड़ी। शैली, शैली का मतलब होता है लिखने का तरीका, व्यंग्यात्मक भी है और विचारात्मक भी, यानी जो हमें सोचने पे भी मजबूर कर रहा है, और व्यंग्यात्मक कि हंसी उड़ाई जा रही है कि कहने के लिए तुम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, लेकिन तुम अपने जीवन की एक छोटी सी समस्या मतलब अपने मन के भीतर नहीं पहुंच पा रहे हो। जो इंसान चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, वो अपने मन के भीतर झांक नहीं पाया, अपने मन की प्रसन्नता खोज नहीं पाया। तो वो शैली होती है व्यंग्यात्मक, कटाक्ष करने वाली। तीसरा पॉइंट, मनुष्य जीवन की विडंबना को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया गया है। फिर पंक्तियां तत्सम शब्दावली से सज्जित हैं। तत्सम शब्दावली अर्थात जो शुद्ध हिंदी के शब्द, जैसे परिमेय, प्रच्छन्नता, वो सब। फिर यह कृति ओज गुण से ओतप्रोत है। काव्य गुण होते हैं ना, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, तो उसमें से यहाँ पर ओज गुण है, तो वो चीज आपने लिख दी। बाई चांस कोई अलंकार होता वो आप लिख देते। तो ये सब विशेष में आता है। उसी प्रकार गद्यांश देखिए। गद्यांश तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसमें तो ऐसे ऐसे शब्द थे कि भाई आप तो चक्कर ही खा जाते। फक्कड़, शिरीष, अवधूत, ये सब, अनाविल, मतलब क्या क्या ही शब्द थे, क्या ही कहें, मजा ही आ गया देख के। और देखिए कितना अच्छा सा मतलब पैसेज था, मुझे तो पढ़कर बहुत ही खुशी हुई, मजा आया। कितनी एक भिन्न विचारधारा है, भिन्न दृष्टिकोण जीवन का। अवधूतों का मतलब होता है सन्यासी। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। सरस मतलब आसानी, सरस यानी रस के साथ, रसीली, स्वादिष्ट, मजेदार, रोचक। और जैसे अवधूत सन्यासी जो होते हैं, सन्यासियों का जो जीवन होता है हम कहते हैं बड़ा नीरस है। उनके जीवन में कोई रस नहीं है, ना उन्हें सुख से मतलब है, ना दुख से, ना किसी के जीने से, ना मृत्यु से, वो बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर वही दृष्टिकोण एक भिन्न तरीके से दिखाया गया है कि जिनका जीवन हमें लगता है कि नीरस है, वही सबसे रस भरी मतलब रसीली कविताएं लिखते हैं। कैसे, उदाहरण दिया हुआ जो कबीर जी हैं, कालिदास जी हैं, वो सन्यासी थे, बड़े ऋषि मुनि थे, तब भी उन्होंने इतनी रस भरी कविताएं लिखी। कैसे, यहाँ पर बेसिकली उन्मुक्तता का बताया है कि जैसे लास्ट में लोकोक्ति दी हुई है, ना उधो का लेना ना माधो का देना, कि किसी का लेना देना नहीं, मतलब आप जीवन में मुक्त हैं, किसी भी संबंध से मुक्त हैं। क्योंकि जब इंसान का जो मन है वो स्वतंत्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो वो अधिक सृजनात्मक हो जाता है, अधिक क्रिएटिव हो जाता है। यहाँ पर वही चीज एक्सप्लेन की हुई है कि ऐसा नहीं कि अगर आप अपने जीवन में फालतू में फंसे रहेंगे, जैसे ये है कि जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। तो यहाँ पे कवियों की विशेषता बतलाई हुई है। तो देखिए इसका जो प्रसंग है वो हमने कैसे लिखा कि दी गई पंक्तियों में लेखक ने विरोधाभास के अद्भुत उदाहरणों द्वारा जीवन में उन्मुक्तता का, उन्मुक्तता अर्थात एक मुक्त जीवन का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। विरोधाभास के अद्भुत उदाहरणों द्वारा, विरोधाभास अर्थात जहाँ पे मतलब दो ऑपोजिट चीजें कही हो, जैसे यहाँ पे था कि जिन लोगों के जीवन में कोई रस नहीं है, उन्हीं ने ही सबसे रसीली कविताएं लिखी हैं, या सबसे मतलब मनोरंजक या फिर उत्कृष्ट रचनाएं लिखी हैं। इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने जीवन में स्थिरता के महत्व को भी समझाने का प्रयास किया है। स्थिरता के महत्व को कैसे, यानी यहाँ पे हमने प्रसंग में शॉर्ट में बता दिया कि यहाँ पे जीवन में उन्मुक्तता और स्थिरता के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया गया है। स्थिरता कैसे, जैसे कि अब जो इंसान है वो अगर इसी बात को लेके सारा दिन रोता रहेगा, है अभी तो बीमार ना पड़ जाऊं मैं, बाहर गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
अगर मैं अभी यहाँ पर नहीं गया तो मैं पता नहीं खुशी ले पाऊँ ना ले पाऊँ। तो जो इंसान उलझ जाता है, ठीक है ना, वो फिर उसी में रहता है, फिर उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वो अपने आप को सीमित कर लेता है एक दायरे में। लेकिन जो इंसान मुक्त है, जो स्वतंत्र है, जिसे अब ना जीने का ना मरने का कोई वो, ना उसे कोई दुख है ना सुख है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, तो वो बिल्कुल आजाद हो जाता है और खुलकर अपनी रचनाएं, अपने जो विचार हैं वो स्पष्ट कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, खुले मन से अगर आप देखेंगे तो आपको वो दिखाई देता है जो बाकियों को ना दिखाई दे। तो इसलिए फिर भावार्थ, अब व्याख्या जो है वो हमने यहाँ पर नहीं दी, क्योंकि वो आप कितनी भी लंबी लिख सकते हैं और आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन भावार्थ क्या था? जीवन में स्थिरता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे विचार और कार्य हमारे हृदय से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, और मन में स्थिरता तभी आ सकती है जब हम व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद ना करें, भावों की अति से ऊपर उठकर शांत चित्त के साथ एक निश्चित कार्य के लिए अग्रसर हों। इससे हमारी रचनात्मक एवं विचारात्मक शक्ति दोनों का विकास होता है, और हम किसी भी कार्य को और अधिक प्रभावी रूप से करने में सक्षम बनते हैं या सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम हम अपनी व्याख्या को ना और प्रभावी कैसे बनाएं। वो प्रभावी कैसे बनाएंगे? शब्दावली के प्रयोग से। जैसे रचनात्मक और विचारात्मक जो शब्द मैंने प्रयोग किए हैं, ऐसे ऐसे जब आप कुछ कुछ जो शब्द हैं वो प्रयोग करेंगे तो सामने वाला समझ आता है कि आपको हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान है। तो वो तो अभ्यास के द्वारा ही आपको आएगा। अब उसी प्रकार देखिए, जैसे शब्दार्थ में अवधूत सांसारिक मोह माया से विरक्त मानव, सरस रस से भरी या मजेदार, मादक मतलब नशीली, फक्कड़ मतलब स्पष्ट भाषी या मस्त मौला जिसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, अनाविल मतलब स्वच्छ निर्मल, फिर ना उधो का लेना ना माधो का देना, मुहावरा नहीं सॉरी लोकोक्ति, जैसे किसी से कोई संबंध ना रखना, किसी बंधन में ना होना मतलब बंधन मुक्त। अब यहाँ पे विशेष आप क्या क्या लिख सकते थे अगर लिखते तो, ये विशेष लिखना कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन लिख देंगे तो थोड़ा बेहतर रहता है। गद्यांश की भाषा लोकोक्तियों और तत्सम शब्दावली से अलंकृत है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लिख सकते थे कि गद्यांश की भाषा बहुत ही सुंदर है। अगर आप ये लिख देंगे तो उससे कोई वो नहीं होगा, लेकिन गद्यांश की भाषा लोकोक्तियों और तत्सम शब्दावली से अलंकृत है। अलंकृत है मतलब सजी हुई है, जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रही है। तो इससे देखिए कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसे आप अपनी व्याख्या को वो बनाते हैं प्रभावी। फिर गद्य की शैली विचारात्मक है। विचारात्मक जो आपको सोचने पर मजबूर करे कि हाँ, ये भी जीवन का एक भिन्न दृष्टिकोण हो सकता है। विरोधाभास अलंकार का बहुत ही अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। देखिए क्या क्या हमने विशेष लिखा हुआ है। फिर पंक्तियां ओज गुण एवं अद्भुत रस से सुसज्जित हैं। यहाँ पे हमने काव्य रस भी बताया है और काव्य गुण भी बताया है। फिर उन्मुक्तता और स्थिरता को श्रेष्ठ कवियों का सर्वोच्च गुण बताया गया है। कहने का मतलब एक लाइन में पूरा का पूरा भावार्थ अगर हम बताना चाहें तो ये है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप गद्यांश पद्यांश की व्याख्या करते हैं। तो आई होप हमने सारा का सारा पेपर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। जो अनुवाद है हिंदी का अंग्रेजी में, अंग्रेजी का हिंदी में, वो हमारे इंग्लिश के टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगे ही करेंगे बहुत जल्द। तो मैं आशा करती हूँ कि इन आंसर से आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिली होगी, आपको एक दिशा मिली होगी कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है। और उसके लिए अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो हम भी आपके लिए हिंदी का कोर्स लेकर आए हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उसमें हम आपको बता दें कि कोर्स में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे। 34 वीडियोज़ हैं, 34 वीडियोज़ हैं, जिसमें पीडीएफ भी इंक्लूडेड हैं। उसके मतलब हमने व्याकरण के हर विषय को जो है उसमें इंक्लूड किया है, जितना भी पेपर में आता है सब कुछ हमने इंक्लूड किया है। हर विषय के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो उस विषय से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो भी हमने आपको साथ साथ दिए हैं, जिससे आपको आइडिया लगता रहे कि हाँ किस स्तर के कठिनाई का स्तर, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज नहीं आते कि आपको बस एक ऑप्शन टिक करना है, आपको पूरी की पूरी परिभाषा लिखनी है। तो इसलिए आपको भाषा मतलब हिंदी भाषा लिखने का अभ्यास बहुत ज़्यादा करना होगा, तो इसलिए भाषा का बहुत ध्यान रखना है आपको। फिर 500 से ज़्यादा अभ्यास प्रश्न, जो अभ्यास प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं, वीकली बेसिस पर हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट देते ही रहते हैं। फिर निबंध, निबंध लेखन कैसे किया जाए, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने आपको 4-5 निबंध अभ्यास के लिए लिखकर भी दिए हैं प्रॉपर, वो भी जैसे रीसेंट टॉपिक्स पर, जैसे कोरोना है, नई शिक्षा नीति आई थी अभी, उस पर हमने आपको लिख कर दिया है। फिर गद्यांश पद्यांश की व्याख्या, विभिन्न विभिन्न प्रकार की कविताएं, जैसे कि माधुर्य गुण से संबंधित हैं, ओज गुण से संबंधित हैं, श्रृंगार रस से रिलेटेड
करुण रस से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट पोएम्स, डिफरेंट डिफरेंट पैसेजेस, उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर आपको लिख कर दी है, जिससे कि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी चाहिए, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और साथ में क्वेरी सेशंस, लाइव सेशंस, ये सब चलते ही रहते हैं, जहाँ पर आप तैयारी करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की क्वेरी अपनी किसी भी वक्त हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी और वेबसाइट बता रही हूँ हमारे इंस्टीट्यूट की, 7814622609। ये हमारा फ़ोन नंबर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं civilstepphimachal@gmail.com। और हमारी वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, www.civilstepphimachal.com। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन। तो चलिए फिर, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जल्द ही मिलेंगे। अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो आपके साथ और भी ज़्यादा डिस्कशन होगी। तब तक के लिए हम आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का भी ख्याल ख्याल रखें, थोड़ा महामारी से बचकर रहें, मास्क लगा कर रहें और परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से करें। तब तक के लिए धन्यवाद।